Hey guys, welcome back to the Lunchation Center. So, सबसे इम्पोर्टेंट चीज गाइस, हम लोगों ने एक छोटा सा पोर्शन छोड़ दिए थे, ओके, और आगे बढ़ गए थे. मेरे ध्यान में नहीं रहा वो वाला पोर्शन जो हमें कवर करना था. दैट इज व्हाट हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ फिजिकल चेंज देखे थे, बराबर है ना. दैट इज व्हाट हीट इन्वॉल्व इन अ फिजिकल चेंज. मतलब जो फिजिकल चेंज होता है, मतलब अगर कोई सिस्टम है उसमें सिर्फ उसका फिजिकल स्टेट चेंज होता है, उसका सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होता है, उस समय जो वहां पे हीट एनर्जी वहां पे इन्वॉल्व होती है उसके बारे में हम लोग स्टडी किए थे, जिसको हम लोग एंथैल्पी कहते हैं, है ना गाइस. और एक पर्सन जो हमारा छूट गया था, दैट इज व्हाट अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन है, अगर कोई पे केमिकल रिएक्शन है, तो गाइस मुझे बताइए, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उस केमिकल रिएक्शन में भी कहीं ना कहीं हीट इन्वॉल्व होती होंगी. जैसे सर कैसे होगा, ये सोचने के लिए थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए. मुझे बताइए, अगर ये रिएक्टेंट है, ये इस रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट हुआ और ये मेरा एक प्रोडक्ट बना और ये एक प्रोडक्ट बना, तो हम जानते हैं अगर ये रिएक्टेंट इस रिएक्टेंट से अगर रिएक्ट हो रहा है तो सबसे पहले इसके बीच में बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, तब जाके ये इसके साथ रिएक्ट होगा, है ना. तो आपको तो पता है कि अगर बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी तो लगेंगे ना, है ना. इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी लग रही है बॉन्ड ब्रेक करने को. कहीं ना कहीं अगर नया कंपाउंड बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट बनते टाइम में एनर्जी रिलीज होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही होगी. तो बस कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन में भी तो हीट एनर्जी इन्वॉल्व होती है ना. और अगर यहाँ पे हीट एनर्जी इन्वॉल्व होती है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि केमिकल रिएक्शन में भी एंथैल्पीज इन्वॉल्व होती है गैस, है ना. इसका मतलब अब हमें क्या पढ़ना है, दैट इज व्हाट एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन. क्या पढ़ना है गाइस, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन. मतलब जब केमिकल रिएक्शन होती है, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उन केमिकल रिएक्शन में कैसे एंथैल्पी इन्वॉल्व होती है गाइस. फिर जो हम लोगों का पोर्शन जो चल रहा था उसको मैं कंटिन्यू करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. लेकिन पहले एक बात करेंगे हम लोग, दैट इज व्हाट एंथैल्पी इन्वॉल्वड इन केमिकल रिएक्शन. दैट इज व्हाट एंथैल्पीज ऑफ केमिकल रिएक्शन. इसका मतलब अगर कोई पे केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां पे किस तरह से एंथैल्पी इन्वॉल्व होगी गाइस, किस तरह से एंथैल्पी इन्वॉल्व होगी. ओके, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे. ओके, दैट इज व्हाट आज का हमारा टॉपिक, दैट इज व्हाट एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन. इसी को हम लोग कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन भी. क्या कहते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन. इसी को हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं. ओके, तो क्या होता है हमारा एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन या क्या होता है हमारा हीट ऑफ रिएक्शन. दैट इज व्हाट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन है, हीट ऑफ रिएक्शन. दैट इज व्हाट ये होता है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ केमिकल reaction. Enthalpy of chemical reaction is a difference between is a difference between is a difference between sum of enthalpies of product and enthalpies of reactant and reactant. ओके, क्या होता है ध्यान दीजिए, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन. एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसको हम हीट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस से. क्या होता है एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द डिफरेंस बिटवीन, या डिफरेंस है किसका, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट. सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, इसको क्या कहते हैं, दैट इज व्हाट एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन. मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन, दैट इज व्हाट A of A plus B of B, it gives C of C plus D of D. अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है, कोई केमिकल रिएक्शन है, मतलब ये रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहा है तो मेरे पास प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर मुझे इसका चेंज इन एंथैल्पी निकालना है, तो एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना है, तो एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, दैट इज व्हाट एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब माइनस है किसका, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट मतलब समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट. किसका डिफरेंस होता है, दैट इज व्हाट इट इज द डिफरेंस बिटवीन समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट. बट गाइस यहां पे ध्यान में रखिए कि यहां पे जो फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट का रहे या प्रोडक्ट का रहे, जो भी फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, वो क्या होना चाहिए, डिफाइनेड होना चाहिए. वो क्या होना चाहिए, डिफाइनेड होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए. ऐसा क्यों, क्योंकि गाइस अगर मेरा प्रोडक्ट बदल जाएगा, अगर मेरा प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल के मान के चलिए, जैसे मान के चलिए मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, इसको मैं ऑक्सीजन गैस के साथ अगर रिएक्ट करूंगा, ओके, अगर मैं हाइड्रोजन गैस इस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करूंगा और ये मेरा
दैट इज व्हाट हाफ ऑफ O2, तो ये मुझे H2O देगा इन, मान के चलिए ये मुझे मिल रहा है गैस स्टेट में, और मैं यही हाइड्रोजन गैस को अगर मैं हाफ ऑफ O2 के साथ अगर रिएक्ट करता हूँ इन गैसेस फॉर्म, और ये मुझे वाटर मॉलिक्यूल देता है इन लिक्विड फॉर्म। तो गाइस मुझे बताइए, जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके मुझे गैस दे रहा है, और जब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके मेरा वाटर दे रहा है लेकिन लिक्विड स्टेट में, तो अगर इसका स्टेट अगर अलग है, स्टेट अलग है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि उस समय वहां पे जो चेंज इन एंथैल्पी रहेंगे वो डिफरेंट हो सकती करके? क्योंकि अगर मेरा प्रोडक्ट गैस स्टेट में बना है, मेरा जो आइस है वो मतलब मेरा जो वाटर है वो अगर गैस स्टेट में है, और यहाँ पे जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में है, तो गाइस गैस स्टेट लिक्विड स्टेट में तो तभी होता है जब उसको कंडेंस करते हैं। कंडेंस करते हैं मतलब जब इस गैसेस स्टेट ऑफ वाटर में से जब मैं हीट बाहर निकालूंगा, जब वो एनर्जी रिलीज करेगा, तभी तो ना वो लिक्विड बनेगा। भाई कंडीशन क्या है कि अगर कोई गैसेस फॉर्म में उसको अगर लिक्विड में करना है तो उसको कंडेंस करना पड़ेगा, कंडेंस करने के लिए उसमें से एनर्जी बाहर निकालना पड़ेगा, तभी तो मेरा यहाँ पे लिक्विड स्टेट में बनेगा ना। इसका मतलब यहाँ पे जो है जो भी मेरी केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन में जो मेरा स्टेट, जो मेरा फिजिकल स्टेट है, किसका गाइस? सब्सटेंस का। जो मेरे सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट है वो क्या होना चाहिए? डिफाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफाइनाइट। इसी वजह से मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ विथ डिफाइनाइट फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, विथ डिफाइनाइट फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए? दैट इज व्हाट डिफाइनाइट होना चाहिए। इज दैट क्लियर गाइस? और अगर मान के चलिए यहाँ पे मुझे इसका चेंज इन एंथैल्पी निकालना है, तो चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है? दैट इज व्हाट इट इज द डिफरेंस बिटवीन समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, है ना? लेकिन गाइस आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके अमाउंट भी मैटर करते होंगे? इनके क्या मैटर करते होंगे? अमाउंट भी। तो गाइस यहाँ पे अगर इनके अमाउंट मैटर करते हैं तो उसके नंबर ऑफ मोल्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई मैं इसको ऐसा ले सकता हूं। प्रोडक्ट तो मेरे पास दो है, तो क्या मैं यहाँ पे इसका एंथैल्पी लगाऊंगा, इसका एंथैल्पी लगाऊंगा? क्योंकि यहाँ पे सी प्रोडक्ट अगर बन रहा होगा तो इसके सी जो प्रोडक्ट बनाऊंगा उसके बॉन्ड जोड़ने के लिए अलग एनर्जी रिलीज हुई होंगी, है ना? क्योंकि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तब अलग एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे डी अगर फॉर्मेशन होगा, डी नाम का कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा होगा, तो उस समय अलग एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब इनके कोएफिशिएंट भी मैटर करेंगे, मतलब इसके अमाउंट को रिप्रेजेंट कौन करेगा? यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए दैट इज व्हाट मैं यहाँ पे ले सकता हूँ समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। मतलब क्या ले सकता हूँ? प्रोडक्ट तो मेरा ये है ना, दैट इज व्हाट इसको क्या ले सकता हूँ? दैट इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ सी इनटू एंथैल्पी ऑफ सी। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ सी, क्योंकि कोएफिशिएंट मैटर करेगा, उसका मोल कितने मोल है ये मैटर करेगा, कितना मोल है, सी कितना मोल बन रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से एनर्जी बढ़ेंगे ना। अगर मान के चलिए यहाँ पे सी मेरा 2 मोल बन रहा है और यहाँ पे इसकी एनर्जी जो रिलीज हुई है मेरे पास 40 जूल है, तो इसका मतलब इसके मोल्स के हिसाब से वो एनर्जी डबल हो जाएंगी, है ना? इसी वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मैटर करेंगे गाइस। ओके, तो क्या हो जाएगा? सी ऑफ एंथैल्पीज ऑफ सी प्लस प्रोडक्ट दो है, दैट इज व्हाट डी ऑफ एंथैल्पीज ऑफ डी। ओके, ये हो गया मेरे एंथैल्पी समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट हो गया। आपको ना रिएक्टर होना, दैट इज व्हाट यहाँ पे क्या जाएगा? माइनस समेशन ऑफ, ओके, लेकिन यहाँ पे कौन आएगा? ए ऑफ एंथैल्पीज ऑफ ए, क्योंकि मुझे ए को ब्रेक करने, ए नाम के कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए अलग एनर्जी लगेगी, बी नाम के कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए अलग एनर्जी लगेगी, मतलब उनके अलग अलग एंथैल्पीज होंगे। दैट इज ए ऑफ एंथैल्पीज ऑफ ए प्लस बी ऑफ एंथैल्पीज ऑफ बी। तो गाइस इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे? दैट इज व्हाट एंथैल्पी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। क्या निकालेंगे गाइस? एंथैल्पी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। ओके गाइस, लेकिन यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान में रखना है, उसका फिजिकल स्टेट जो होना चाहिए वो डिफाइंड होना चाहिए, और यहाँ पे हमें क्या आंसर करना है गाइस? दैट इज व्हाट केमिकल रिएक्शन हमारे बैलेंस होना चाहिए। सबसे पहली चीज उसके अमाउंट, मतलब उसके नंबर ऑफ मोल्स को भी हम लोग कंसीडरेशन में रखेंगे गाइस। इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे? दैट इज व्हाट एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। बट गाइस अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो हम जानते हैं कि एक तो केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज हो जाती है, या फिर एक तो केमिकल रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब हो जाती है ना गाइस? इट मींस दैट अगर एनर्जी रिलीज होंगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी, और अगर एनर्जी एब्सॉर्ब होंगी मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगी। इसका मतलब यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो हमारा चेंज इन एंथैल्पी, दैट इज व्हाट एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन है, या फिर जो हमारा हीट ऑफ रिएक्शन है वो डिफरेंट होगा, है ना? तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको कैसे ध्यान में रखेंगे कि अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए चेंज इन एंथैल्पी कैसे रहेगा, या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए चेंज इन एंथैल्पी कैसे रहेगा? क्योंकि गाइस ए जो हमारा चेंज इन एंथैल्पी है, जो एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, ये एंथैल्पी ऑफ मेरा रिएक्शन जो है गाइस, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये हमारा नेगेटिव हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए ध्यान दीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलो अब गाइस मान के चलिए, सपोज करते फर्स्ट कंडीशन। अब मुझे बताइए
एंथैल्पीज ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है, एंथैल्पीज ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज व्हाट डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। अगर मान के चलिए समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट ये ग्रेटर होगा दैट इज व्हाट समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। अब मैं समेशन हटा ही देता हूं। अगर मान के चलिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, अगर मान के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से बड़ी है, भाई इसकी वैल्यू अगर इससे बड़ी है, इसकी वैल्यू अगर इससे बड़ी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज व्हाट -5 है ना, तो डेल्टा एच क्या आएगा -5 आएगा, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेल्टा एच जो है ना दैट इज व्हाट क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो मुझे बताइए अगर डेल्टा एच नेगेटिव, ध्यान दीजिए सोचने की कोशिश कीजिए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ये ज्यादा है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से। इसका मतलब ग्राफिकली समझने की कोशिश कीजिए, जैसे मान के चलिए एक मेरा ग्राफ है, ओके ये मेरा ग्राफ है, क्या बोला एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट मतलब हीट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, मतलब यहाँ पे कहीं तो भी है ना रिएक्टेंट, और हीट एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम है, मतलब मान के चलिए यहाँ पे ओके हीट एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, हीट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब क्या है हीट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ये हीट एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से ज्यादा है, इसका मतलब कहीं तो भी रिएक्शन होके ऐसी एनर्जी मतलब कम होगी होंगी, हाँ। तो मुझे बताइए इसकी एनर्जी ज्यादा इसमें एनर्जी कम है, मतलब एनर्जी यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में कहीं तो भी चली गई, एनर्जी कहीं तो भी बीच में, भाई यहाँ पे एनर्जी इसकी ज्यादा इसकी एनर्जी कम है, इसका मतलब बाकी की एनर्जी गई कहाँ, बाकी की एनर्जी क्या होगी गाइस, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट वहां पे इवॉल्व हुई होंगी, इन द फॉर्म ऑफ अगर हीट वहां से इवॉल्व हुई होंगी, इसका मतलब यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज हुई होंगी। हीट अगर रिलीज हो रही है, हीट अगर रिलीज हो रही है, हीट अगर रिलीज हुई, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होगी, दैट इज व्हाट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो गाइस इसको हम लोग कहेंगे इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो गाइस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा क्या ध्यान में रखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा गाइस, दैट इज व्हाट डेल्टा एच के वैल्यू हमेशा क्या होंगे, नेगेटिव होंगी, और ये क्यों होंगी, बिकॉज़ जो हमारा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से हमेशा क्या होगा गाइस, बड़ा होगा। आई होप सो ये कंडीशन समझिए, ओके। मैंने ग्राफिकल समझाया गाइस, समझने की कोशिश कीजिए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कम है, ज्यादा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा इसकी कंपैरेटिवली, इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी कम हुई प्रोडक्ट में, इसका मतलब आप एनर्जी बाकी की एनर्जी गई कहाँ, एनर्जी 100 जूल थी, 100 जूल से अगर 50 जूल आई है, 100 जूल से अगर 50 जूल आई है, इसका मतलब बाकी की एनर्जी कहीं तो चली गई होंगी ना, हाँ ना। इसका मतलब आप हीट एनर्जी रिलीज हुई, हीट एनर्जी रिलीज हुई, इसका मतलब रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ध्यान में रखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हमारा चेंज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसका मतलब यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट हमेशा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से क्या रहेगा, बड़े रहेगा, हाँ ना। अगर मान के चलिए यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से छोटी है, इसकी वैल्यू बड़ी है, इसकी वैल्यू छोटी है, इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू अगर बड़ी है, मतलब ग्राफिकल समझने की कोशिश कीजिए, दैट इज व्हाट अगर मान के चलिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से क्या है गाइस, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट या एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से कम है ना। तो यहाँ पे हीट एनर्जी ज्यादा हुई है, प्रोडक्ट में हीट एनर्जी ज्यादा हुई, प्रोडक्ट में अगर हीट एनर्जी ज्यादा हुई, इसका मतलब हीट इसने एब्जॉर्ब किया, है ना, हीट एनर्जी इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया, उसको क्या बोलते हैं इसको, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब भाई इसकी वैल्यू अगर बड़ी है, इसकी वैल्यू अगर छोटी है, इसका मतलब मेरा डेल्टा एच, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और ये कौन सी रिएक्शन होगी, दैट इज व्हाट इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ दैट इज व्हाट एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेंगी, और ये क्यों होंगी, बिकॉज़ यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट हमेशा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से क्या होंगी, छोटी होंगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होंगी, क्यों, बिकॉज़ यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से बड़ी होंगी। यहाँ पे हीट जब भी एचआर की वैल्यू एचपी से बड़ी होंगी, तो यहाँ पे हीट हमेशा क्या होंगे, रिलीज होंगी, यहाँ पे हीट हमेशा क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगी। और इससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश किया गया, ओके। सोचिए ना, अगर रिएक्शन कहीं हो रही है, कहीं केमिकल रिएक्शन हो रही है, आपको नहीं लगता अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां पे हीट रिवॉल्व होंगी या फिर हीट एब्जॉर्ब होंगी, ऑब्वियस नहीं है। अगर कहीं केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां पे हीट एब्जॉर्ब भी होंगी, हीट रिलीज भी होंगी, है ना। उसी के बेसिस के ऊपर उसका डेल्टा एच भी क्या होगा, वेरी होगा, है ना। चलिए एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, जैसे मान के चलिए हमारे किताब में कुछ एग्जांपल है, जैसे देख सकते हैं आप, एग्जांपल में दिया रहता है, जैसे मान के चलिए N2, और ये वैल्यू आपको याद नहीं रखना, ये आपको सब एग्जांपल में गिवन रहता है, ओके। N2 in gaseous state plus twice O2 in gaseous state, it gives twice NO2, ओके। और यहाँ पे मुझे डेल्टा H की जो वैल्यू गिवन है वो 66.4 किलो जूल गिवन है, ओके। उसके बाद मुझे दूसरी रिएक्शन गिवन है K twice KClO3 in solid state, it gives twice KCl plus thrice O2, और यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू जो गिवन है -70 किलो जूल, -78 किलो जूल। क्या लग रहा है? अब देख सकते हैं आप लोग,
इस केमिकल रिएक्शन में जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, पॉजिटिव 66.4 किलो जूल। इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है, -78 किलो जूल। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक, मतलब यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई होंगी। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे हीट रिलीज हुई होंगी। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी गाइस, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन गाइस। इज दैट क्लियर गाइस? दिस इज व्हाट एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस से। और एक होती है कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच नॉट से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, डेल्टा एच नॉट से। नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडर्ड को। गाइस इसका मतलब क्या होगा, गाइस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब कुछ नहीं होता, सेम होता है, बस द कंडीशन इज दैट कि यहाँ पे ये जो हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन निकालते हैं ये स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर निकालते हैं। किस कंडीशन के ऊपर, स्टैंडर्ड कंडीशन। मतलब जहाँ पे प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेरिक होगा, टेम्परेचर आपका 298 केल्विन होगा, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड जो आपको आप बोलते हैं ना एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर जो हम लोग चेंज इन एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन निकालेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं गाइस, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ध्यान में रखिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम लोग एसटीपी के ऊपर निकालेंगे, जहां पे प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेयर होगा, टेम्परेचर हमारा क्या होगा गाइस, 298 केल्विन। मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर जो हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो गाइस अब इससे रिलेटेड और दो चीजें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बची है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग और दो चीजें बची है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन। ये चीजें बची है गाइस। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग हेसिस लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, हेसिस लॉ। उसको पढ़ने के लिए गाइस मुझसे मिलते रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।